हेलो विद्यार्थियों, अपन आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत का भूगोल में जो कि भारत के नदी जल प्रवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में जिस प्रकार से अपन ने नदी जल प्रवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया, कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया, यानी कि भारत के धरातलीय ढाल की अनुकूलता में एक जल प्रवाह तंत्र विकसित होता है। एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ में धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती हुई सागर या महासागर में गिरती है, एक बड़ा विशाल तंत्र बना लेती है। उसको जल प्रवाह तंत्र के रूप में अपन ने अध्ययन किया। तो कुछ कंपटीशनों में भारत में बनने वाले प्रवाह तंत्रों के बारे में, उनकी संरचना के बारे में भी अध्ययन कर लेना चाहिए कि संरचना के आधार पर भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ की जो अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियाँ हैं और उनको किस प्रकार से अलग अलग रूप में बांटा गया है। तो देखिए, अपने जो जल प्रवाह तंत्र विकसित होता है वह धरातल की ढाल की अनुकूलता में और बहने वाली नदियों के आधार पर दूर से देखने पर उस तंत्र की, उस जल प्रवाह तंत्र की आकृति अलग ही प्रकार से विकसित हो जाती है। तो ऐसे देखने से और बनने से जो प्रवाह तंत्र अलग प्रकार से विकसित होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आता है। तो देखिए, उसी संरचना के आधार पर में यहाँ उसका वर्गीकरण करते हैं। जल प्रवाह तंत्र की आकृति एवं संरचना के आधार पर जल प्रवाह तंत्र का वर्गीकरण। ठीक है, इनकी कौन सी जल प्रवाह तंत्र की आकृति किस प्रकार की बनी हुई है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसमें कौन कौन सी नदियां सम्मिलित है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाता है। उसके बाद में फिर एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन सी मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, उनका उद्गम कहाँ पर है, किधर से किधर की ओर बहती है, राज्य में कौन कौन से राज्यों में उनका प्रवाह तंत्र है और कौन से सागर में गिरती है। इस प्रकार से जल प्रवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। अभी देखो, जितने भी अभी कंपटीशन हुए उनमें से नदियों के बारे में जो क्वेश्चन बन करके आए वह एक तरह से इसी प्रकार से संरचना के आधार पर और में मिलान करने वाले क्वेश्चन बन करके आते हैं। कौन सी नदी का सहायक नदी कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन में भी बना करके बताऊंगा आपको जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन बनकर मिलान करने वाले कथन के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़े, जब जाके ही अपन उन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो भारत में जल प्रवाह तंत्र की संरचना आकृति के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला नंबर का जो अपवाह तंत्र है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पहला नंबर का है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन बना करके दे देता है कि निम्न में से
पूर्ववर्ती अपवातंत्र की नदी है, और दूसरी नदियों का इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि पूर्ववर्ती अपवातंत्र क्या होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में ये नदियां बहती है उस क्षेत्र के नवनिर्माण से पहले, जो वर्तमान में उसका निर्माण, मान लो पहले समतल मैदान के रूप में था, वर्तमान में आंतरिक भू हलचल के कारण वहां पर पर्वतीय भाग विकसित हो गए, तो नवनिर्माण से पहले बहने वाली नदियों के द्वारा जो बनने वाला अपवातंत्र है, उस अपवातंत्र को पूर्ववर्ती अपवातंत्र कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं, नवनिर्माण धरातल से पूर्व की नदियों द्वारा बनने वाले अपवातंत्र को पूर्ववर्ती अपवातंत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस क्षेत्र में नदियां बहती है उस क्षेत्र का नवनिर्माण होने से पहले की ही नदियां वहां पर बहती है। जैसे हिमालय प्रदेश में बहने वाली कुछ नदियां इस प्रकार की है जो कि हिमालय की रचना न होने से पहले भी बहती थी, और वर्तमान में हिमालय निर्माण होने के बाद गहरे गार्ज बनाती हुई और गहरे गार्ज और बड़े गहरे गर्त से होकर के गुजरती है और इस प्रकार का अपवातंत्र बनाती है। तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की नदियां कौन कौन सी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसी प्रकार की नदियां हैं। राजस्थान अपने भारत में सिंधु व ब्रह्मपुत्र इसी प्रकार की पूर्ववर्ती अपवातंत्र की नदियां हैं। आगे समझ में, यानी कि जिस क्षेत्र का नवनिर्माण न होने से पहले भी ये नदियां अपना जलप्रवाह तंत्र करती थी। जैसे हिमालय का निर्माण न होने से पहले की ये नदियां बहती है और वर्तमान में भी बह रही है। हो सकता है इसके स्वरूप, संरचना और इसके मार्ग में परिवर्तन हो गया हो, क्योंकि धरातल का परिवर्तन होने पर ढाल में परिवर्तन हो जाता है और ढाल के परिवर्तन के आधार पर ही नदियों का बहाव रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से सिंधु, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय से पहले की बहती है और इस प्रकार के अपवातंत्र को पूर्ववर्ती अपवातंत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरे नंबर का अपवातंत्र है अक्रमवर्ती अपवातंत्र। दूसरे नंबर का अक्रमवर्ती अपवातंत्र। अक्रमवर्ती अपवातंत्र, अक्रमवर्ती अपवातंत्र। ठीक है, अक्रमवर्ती अपवातंत्र क्या होता है? क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि निम्न में से अक्रमवर्ती अपवातंत्र की नदी है, इनमें से कौन सी सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना देता है।
तो एक मुख्य नदी जिस दिशा की ओर प्रवाह करती है उस दिशा से विपरीत दिशा से बहती हुई और उसकी सहायक नदी बन जाती है। जैसे किसी नदी का बहाव इधर से इधर की ओर है, यहां से इधर की ओर इसका बहाव है, और कोई नदी मान लो इधर से इसके विपरीत दिशा में बहती हुई, इधर से इधर की ओर बहती हुई इस मुख्य नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो ऐसे नदी अपवाह तंत्र को अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, मुख्य नदी के विपरीत दिशा से बहती हुई इसकी सहायक नदी बनती है, जिससे बनने वाले अपवाह तंत्र को अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कोई भी नदी अपने जलप्रवाह तंत्र से धरातल के ढाल की अनुकूलता में बहती है और इसके विपरीत दिशा से कोई नदी बहती हुई इस नदी का सहायक नदी बनती है। तो ऐसी नदी अपवाह तंत्र को अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं उसमें है दिहान, लोहित। दिहान नदियों के उदाहरण है दिहान व लोहित नदियां इसी प्रकार की नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र के साथ बहती हुई और इसकी ब्रह्मपुत्र के विपरीत दिशा से बहकर के और इसमें इसकी सहायक नदियां बनती है। ठीक है, तो दिहान और लोहित नदियां इसी प्रकार की अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र बनाने वाले नदियां हैं। तो ये उदाहरण सहित ध्यान रखना। ठीक है, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र क्या है, मुख्य नदी के विपरीत दिशा से बनने वाला जो तंत्र है, अपवाह तंत्र है, उसको कहा जाता है। क्वेश्चन इसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं कि अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र बनाने वाले इनमें से निम्न में से नदियां है या नहीं है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर का जो अपवाह तंत्र है वह है खंडित या अंतरायिक अपवाह तंत्र। तीसरे नंबर का खंडित या
आंतरिक अपवा तंत्र, ठीक है, खंडित या आंतरिक अपवा तंत्र। ऐसी अपवा तंत्र किस प्रकार का बनता है? तो कुछ नदियां इस प्रकार की होती है, देखो कि पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने के बाद में जैसे पर्वतपाद क्षेत्र से समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, उस समय अपने साथ में लाए हुए कंकड़ पत्थरों का ढेर जमा कर देती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र मंद ढाल वाले होते हैं, उनकी प्रवाह शक्ति कम हो जाती है और विशाल ढेर बन जाने के कारण इन नदियों का जल इस ढेर के आंतरिक भाग से प्रवाह करने लग जाता है और कुछ समय के लिए यह जल अदृश्य रूप में यानी दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे स्थल आकृति को आप जानते हैं भाबर के रूप में पढ़ा था अपन ने, भाबर के रूप में। तो भाबर के रूप में अदृश्य रूप में बनने वाली नदियों का जो अलग अलग धाराओं में बढ़ करके और अदृश्य रूप में जल प्रवाह तंत्र विकसित होता है, ऐसी नदी प्रवाह तंत्र को खंडित या आंतरिक अपवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो पर्वतपाद क्षेत्र में नदियां जमा किए भाबर में अदृश्य होकर प्रवाह तंत्र बनाती है। ऐसे प्रवाह तंत्र को खंडित या आंतरिक अपवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। पर्वतपाद यानी कि जहाँ पर पर्वतों का पैर है, पर्वतपाद का मतलब पैर, जहाँ से पर्वतों का भाग समतल मैदान से मिलता है, ऐसे क्षेत्र को पर्वतपाद के रूप में जाना जाता है। पर्वतों से जैसे निकलती है नदियाँ और समुद्र ये समतल मैदान में प्रवेश करती है, तो धरातल का ढाल कम होने के कारण मंद गति से बहने लग जाती है और अपने साथ में लाए हुए विशाल चट्टानी टुकड़ों को वहीं पर ढेर के रूप में जमा कर देती है और वहाँ पर ये नदियाँ अलग अलग धाराओं में बट करके और उस ढेर में अदृश्य रूप में बहने लग जाती है। कुछ समय तक तो अंडरग्राउंड के रूप में बहती है और ऐसे जल प्रवाह तंत्र को अदृश्य या खंडित आंतरिक अपवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसी नदियों में जो उत्तरी भारत में बहने वाली नदियां हैं और इस प्रकार की जो नदियों का अपवा तंत्र बनता है, उसमें जैसे गंगा, एवं इसकी सहायक नदियां, गंगा एवं इसकी सहायक नदियां इसी प्रकार के अदृश्य रूप में और आंतरिक रूप में, खंडित रूप में प्रवाह करने वाली जल प्रवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, चौथे नंबर का जो अपवा तंत्र के बारे में बात करते हैं, अंतःस्थलीय अपवा तंत्र, जो कि
अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का अंतःस्थलीय या आंतरिक अफवाह तंत्र। अंतःस्थलीय या आंतरिक अफवाह तंत्र ऐसी जल प्रवाह तंत्र होता है जो कि अपनी सहायक नदियों के अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके धरातल के ढाल की अनुकूलता में बहती हुई, अपनी सहायक नदियों के साथ में बहती हुई, समुद्र में गिरने से पहले ही अधोगति कर जाती है, यानी कि आंतरिक भूगर्भ में समा जाती है, अवशोषित हो जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में ऐसी कुछ नदियां हैं जो कि इस प्रकार का अफवाह तंत्र बनाती है। तो ऐसी नदी को अंतःस्थलीय या आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के रूप में जाना जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, ये नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से बहती हुई, उद्गम क्षेत्र से बहती हुई धरातल के आंतरिक भूभाग में समा जाती है। ऐसी नदियों को आंतरिक अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। घग्गर नदी इसका उदाहरण है। घग्गर नदी इसी प्रकार की अंतःस्थलीय या आंतरिक अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी है जो कि पश्चिमी राजस्थान में बहती हुई और रेतीले टीलों में अपना जलप्रवाह तंत्र बना लेती है और समा जाती है। ये नदी न तो अरब सागर में गिरती है और न बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अफवाह तंत्र बनाती है, ऐसी नदियों को अंतःस्थलीय नदियों के रूप में जाना जाता है। अगले प्रकार की जो अफवाह तंत्र की नदियां हैं वह है समांतर अफवाह तंत्र। समांतर अफवाह तंत्र चौथे नंबर, पांचवें नंबर का है समांतर अफवाह तंत्र। समांतर अफवाह तंत्र का मतलब है कि कोई भी नदी धरातल की ढाल की अनुकूलता में बहती है। जैसे मान लो इस प्रकार से बहती है, इसका प्रवाह गति इस प्रकार की है। दूसरे क्षेत्र से भी इसी प्रकार से बहती है। ठीक है, आगे जाकर के ये नदी इस प्रकार से इसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो अफवाह तंत्र बना है वह समानांतर रूप से बहने के कारण बना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बनने वाला अफवाह तंत्र है उसको समांतर अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। मैं लिख देता हूं, नदियों में समानांतर प्रवाह
होने से बनने वाला प्रवाह तंत्र होता है। समानांतर यानी कि साथ साथ मुख्य नदी भी और सहायक नदी भी एक ही दिशा में और एक ही प्रवाह तंत्र के रूप में बह करके एक दूसरे से मिल जाती है और प्रवाह तंत्र विकसित करती है। ऐसी नदी को समांतर अथवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार के समांतर नदियों में कौन कौन सी है? ये रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। इसी प्रकार की समानांतर अफवा तंत्र बनाने वाली नदियां हैं भारत की। छठे नंबर की है आयताकार अफवा तंत्र, यानी कि आयताकार अफवा तंत्र बनाने वाली। आयताकार अफवा तंत्र यानी कि मुख्य नदियां और सहायक नदियां एक दूसरे के समकोण पर मिलती हो, तो इस प्रकार से दूसरी नदी भी समकोण पर मिलने से दूर से देखने पर उनके प्रवाह तंत्र एक तरह से आयत की आकृति में मिलते हैं। इस तरीके से आयत की आकृति में मुख्य नदी, सहायक नदी, फिर मुख्य नदी और फिर सहायक नदी। इस तरीके से मतलब एक आयत की आकृति में बन जाती है उनके प्रवाह तंत्र के रूप में। तो ऐसी नदियों को आयताकार अफवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। नदियों के प्रवाह तंत्र से अथवा समकोण पर सहायक नदी के मिल जाने से बनने वाली आयत की आकृति को आयताकार अफवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मुख्य नदी और सहायक नदी समकोण के आकार में एक दूसरे से मिलकर के उसका प्रवाह तंत्र एक आयताकार आकृति विकसित कर लेता है। तो ऐसी आकृति को आयताकार अफवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। कोसी नदी इसी प्रकार की नदी है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। ठीक, तो इस प्रकार से अपन ने जल प्रवाह तंत्र की आकृति एवं संरचना के आधार पर भारत में बनने वाले अफवा तंत्र की आकृति के अनुसार 6 प्रकार से इस अफवा तंत्र को पढ़ा है। एक छोटी सी चीज को भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर के आता है, कहाँ से बनकर के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को भेजते रहिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चीज़ को पढ़ते हुए डायग्राम से समझेंगे
और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से सहायक नदी है, इस प्रकार से प्रवाह तंत्र बनाती हुई कौन से सागर में गिरती है, इस तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ कर के और फिर इससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के साथ साथ में मैं कॉलेज के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।